सामान्य हिंदी के अंतर्गत हमारा पहला क्वेश्चन होगा, हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि व्यंजन को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो देखिए, ये जो सा और हा है, इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं उष्म या संघर्षी व्यंजन कहते हैं, ठीक है। जबकि या, रा, ला, वा, इन चारों को क्या कहेंगे, तो इनको कहते हैं अंतस्थ व्यंजन, इनको कहते हैं। छा, त्रा, ज्ञा और सा को क्या कहते हैं, छा, त्रा, ज्ञा और सा को तो इसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और चा, छा, जा और झा, इसको क्या कहेंगे, तो इसको तालव्य व्यंजन कहते हैं, ठीक है, तालव्य व्यंजन कहते हैं। तो पूछा गया है आपका अंत्यस्थ व्यंजन कौन सा है इसमें से, तो अंत्यस्थ व्यंजन कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा या, रा, ला, वा, यानी कि बी क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, बी नंबर आपका सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 39। नेक्स्ट हम देखेंगे, किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं तथा 14-12 पर यति होता है, यानी कि विराम होता है। किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं तथा 14-12 पर यति होता है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 40 का क्या हो जाएगा, तो ये आपका गीतिका का पहचान है। गीतिका में क्या होता है, तो 14 या 12 पे यति होता है, यानी कि विराम होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा असंगत यानी कि गलत विलोम शब्द है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 में, तो घात का प्रतिघात, ठीक है, सही है। प्रसारण का संकुचन हो जाएगा, ये भी आपका सही हो जाएगा। खग का मृग होगा, ये भी आपका सही हो जाएगा। और शाश्वत का सदैव नहीं होता है, ठीक है, ये विलोम इसका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 का क्या गलत हो जाएगा, तो इसका सी जो है ये गलत है। शाश्वत का विलोम क्या होगा, तो शाश्वत का विलोम सदैव नहीं होता है, शाश्वत का विलोम नश्वर होता है आपका। अगला हम देखेंगे, निर्देश दिया हुआ है, प्रश्न संख्या 42 एवं 43 के लिए निर्देश दिया हुआ है। और क्या है, नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करना है। तो जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में है क्या, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसको क्या कहते हैं, तो उसे अच्युत कहते हैं। अच्युत कहते हैं उसे, किसे, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना हो। अब कहेंगे अटूट किसे कहते हैं, तो अटूट कहते हैं ना टूटने वाले को अटूट कहते हैं, ना टूटने वाले को अटूट कहते हैं। जो अपनी बात से ना टले उसको क्या कहते हैं, तो उसको अटल कहते हैं। जो अपनी बात से ना टले उसे अटल कहते हैं, और जो दिया ना जा सके उसे अदेय कहते हैं। तो ये चारों विकल्प आपने देख लिया, और इसका कौन सा 42 नंबर का कौन सा सही है, तो विकल्प आपका ए सही है, अच्युत सही है। 43 नंबर देखेंगे, जीने की इच्छा। जीने की इच्छा के लिए एक शब्द कौन सा प्रयोग होगा, तो वो आपका होगा कौन सा, तो जीजी बिसा। जीजी बिसा, आप देखिए इस जीजी बिसा से संबंधित 4 शब्द हैं, उसको आप देखिए क्योंकि इसी से आपको कंफ्यूजन होगा। तो जैसे जिज्ञासु है, जिज्ञासु को किसे कहते हैं, तो जो जानने का उत्सुक हो उसको जिज्ञासु कहते हैं। जो जीत या विजय का इच्छुक हो उसको जिज्ञासु कहते हैं। और जो प्यासा या पीने का इच्छुक हो उसे पिपासु कहते हैं। तो आपका 43 में है जीने की इच्छा, यानी कि जीजी बिसा, इसका यानी कि बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 44 हो जाएगा, संख्या गमन का सही संधि विच्छेद कौन सा है इसमें से, ठीक है। तो संख्या गमन का सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा, तो इसका आपका विकल्प ए हो जाएगा, सखी प्लस आगमन। सखी प्लस आगमन। अब सखी प्लस आगमन कैसे होगा, तो सखी प्लस आगमन को अगर देखेंगे तो संख्या गमन जो है ये स्वर संधि, ठीक है, यड़ स्वर संधि के अंतर्गत आता है। और इस नियम के अनुसार यदि छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री के बाद भिन्न स्वर आते हैं तो छोटी ई, बड़ी ई का किस में परिवर्तन होता है, तो ये या में परिवर्तन होता है। और इस अनुसार क्या हो जाएगा, तो छोटी ई यानी कि सखी और आ का या में परिवर्तन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, तो संख्या गमन हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 45 है, जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 45, ठीक, 45 का क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा अर्थांतरण न्यास हो जाएगा, ठीक है।
अंतरण न्यास हो जाएगा। इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो विकल्प आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कौन सा अशुद्ध वाक्य है, इसमें उसका चयन करना है। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, क्वेश्चन नंबर 46 हो जाएगा। तो देखिए विकल्प में दिया है कामायनी उच्च कोटि का काव्य है, ये तो बिल्कुल शुद्ध है। माता पिता पूजनीय है, तो देखिए इसमें पूजनीय जो है वो गलत दिया है, पूजनीय नहीं होता है, पूजनीय होता है। ठीक है, पूजनीय जो शब्द है वो क्या है? तो वो गलत होता है, ये पूजनीय अशुद्ध वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। माता पिता पूजनीय होता है, पूजनीय नहीं होता है। ठीक है, तो ये इसमें आपका बी जो है वो अशुद्ध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, छायादार शब्द किसका उदाहरण है? छायादार शब्द किसका उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 47, तो ये आपका संकर शब्द है। ठीक है, छायादार किससे मिलकर बना है? तो भिन्न स्रोतों से आए हैं। और इसमें अगर बात करें, ठीक है, तो जो छायादार शब्द संकर शब्द होगा क्योंकि ये भिन्न स्रोत से आए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 48। क्वेश्चन नंबर 48 में होगा निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञाएं हैं? अब आपको भाववाचक संज्ञाओं का समूह ढूंढना है, इसमें से कौन सा शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 48, तो इसमें देखिए अमीर, गरीब, समूह और मिठास। ठीक है, ए में है, बी में है जवानी, खटास, पुस्तक और गंगा, सी में है रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा और उन्नति, डी में है आपका धैर्य, चालाकी, उदासी और सूर। अब इसमें से आपको भाववाचक संज्ञाएं ढूंढनी है, तो भाववाचक संज्ञाओं में इसमें कौन सा होगा? तो सी हो जाएगा, रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा और उन्नति जो है ये कौन से हैं? तो ये भाववाचक संज्ञाएं हैं, यानी कि इसका सी हो जाएगा। बात करें अगर भाववाचक संज्ञाएं, तो जिस शब्द के किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञाएं कहते हैं। जैसे नारित, वीरता, थकान, समीपता, रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, ये सारे भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 49 हो जाएगा। 49 में दिया गया है नीचे लोकोक्तियां तथा उनके अर्थ दिए गए हैं, इनमें से गलत अर्थ वाले लोकोक्ति का चयन करना है। पहला आपका हो जाएगा आगे नाथ न पीछे पगहा। आगे नाथ न पीछे पगहा अर्थात बंधन रहित होना, ये बिल्कुल सही है। तीन तेरा होना, नेक्स्ट आपका हो जाएगा बी नंबर में तीन तेरा होना। तीन तेरा होना का सही अर्थ क्या होता है? तो ये संगठित होना, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तीन तेरा होना का सही अर्थ संगठित होना नहीं होता है, अस्त व्यस्त होना होता है। तो इसमें आपको गलत पूछा है, इसमें से गलत अर्थ वाले लोकोक्ति का चयन करना है, तो ये आपका बी जो है ये गलत हो जाएगा। एक टकसाल के ढले हैं, सब एक जैसे हैं, ये सही है आपका। आँख के अंधे गांठ के पूरे और मूर्ख लेकिन धनवान, ये भी आपका सही है। तो इसमें आपका बी जो है वो असत्य है। तीन तेरा होना का मतलब क्या होता है? तो अस्त व्यस्त होना, ना कि संगठित होना। अगला हम देखेंगे गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ है। गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ है, तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका दुर्लभ वस्तु होना। नेक्स्ट आपका 51 हो जाएगा, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे। इस वाक्य में कारक के प्रकार बताना है, कौन से कारक इसमें है? तो मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, क्वेश्चन नंबर 51, तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? तो इसमें संप्रदान कारक हो जाएगा। ठीक है, वाक्य में संप्रदान कारक क्यों होगा? तो जिसके लिए कोई क्रिया संपन्न की जाए या जिसे कुछ प्रदान किया जाए वहां पे कौन सा कारक होता है? तो वहां पे संप्रदान कारक होता है। और इसका चिन्ह क्या होता है? तो को, के, लिए, ए ये सारे किस में आते हैं? तो संप्रदान में आते हैं। तो राधा के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, किस भाव के परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? तो ये आपका हो जाएगा अस्थाई भाव। अस्थाई भाव के परिपक्व अवस्था को रस कहते हैं। अस्थाई भाव ही रस का आधार है। और अस्थाई भावों की संख्या कितनी होती है आपसे अगर पूछ लिया जाए, तो अस्थाई भावों की संख्या जो होती है वो कुल 9 होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे तिरंगा में कौन सा समास है। तिरंगा में कौन सा समास है? तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? तो तिरंगा में आपका द्विगु समास हो जाएगा। द्विगु समास क्या होता है? तो इस समास में पूर्व पद जो होती है वो संख्यावली यानी कि संख्या में होती है और उसे समूह का बोध होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। तो तिरंगा में जो 3 है वो संख्या में है और इसलिए ये द्विगु समास है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54 है अभ्यांतर। ठीक है, अभ्यंतर का सही अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 54, अभ्यंतर का सही अर्थ क्या होगा? तो क्वेश्चन ए, विकल्प ए में है किसी वस्तु का आभा,
किसी वस्तु का बाहरी भाग, किसी वस्तु से भिन्न और किसी वस्तु का भीतरी भाग। तो अभ्यंतर का सही अर्थ क्या होता है? तो किसी वस्तु का भीतरी भाग, यानी कि विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 55। किस क्षेत्र की बोली को कशिका कहा जाता है? तो इसका क्या हो जाएगा? तो 55 नंबर क्वेश्चन का आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, यानी कि वाराणसी के क्षेत्र की जो बोली है उसको कशिका के नाम से जाना जाता है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56 है। 56 में समूह अर्थक शब्द का चिन्हित करना है। कौन सा शब्द जो है वो समूह अर्थक शब्द है उसको चिन्हित करना है। क्वेश्चन नंबर 56 और 56 का ए हो जाएगा, यानी कि स्व अस्तवक। अस्तवक जो शब्द है ये समूह अर्थक शब्द है, जबकि पुरुष, गमला और गुलाब ये समूह अर्थक शब्द नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में है जूही की कली कविता के कवि कौन है? जूही की कली एक कविता है, उसके कवि कौन है? तो इसके कवि कौन से हैं? तो ये निराला की कविता है। किसकी कविता है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है जूही की कली। इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं कौन सी हैं? तो वो आपका हो जाएगा अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, सांधकाकली, अप्सरा, प्रभावती, चोटी का पकड़, लिली और सुकुल की बेबी, ये सारे इनकी अन्य कविताएं हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 58 में है निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन करना है। इसमें से कौन सा वाक्य जो है वो मिश्र वाक्य है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 में है पहला आपका हो जाएगा प्रातः काल होने पे चिड़िया चहचहाने लगी, ये मिश्र वाक्य नहीं होंगे। सुबह पहली बस पकड़कर शाम तक लौट आओ, ये भी आपका मिश्र वाक्य नहीं होगा। जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होंगे, ये आपका मिश्र वाक्य है। ठीक है, जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होंगे, यह मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य क्या होते हैं? तो जिन वाक्यों में एक प्रधान ठीक उपवाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो वह मिश्र वाक्य होता है। तो जो विद्यार्थी परिश्रमी है, ठीक है, ये क्या है? तो ये प्रधान वाक्य है, वह अवश्य सफल होंगे, ये उस पर क्या है? आश्रित वाक्य है। तो ये मिश्र वाक्य हो जाएंगे। अगला हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 59। सद युग्म के सही अर्थ भेद का चयन करना है। जैसे अंबुज अम्बुद है, ठीक है, अंबुज अम्बुद है, इस शब्द अर्थ के लिए सही शब्द का चयन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 59 और 59 में क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा अंबुज मतलब कमल होता है और अम्बुद मतलब बालदल होता है, तो ये आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में है दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? दो समानार्थी शब्द की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा? तो वो कौन सा होता है? तो योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 60 का सी हो जाएगा, यानी कि योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। और योजक चिन्ह कैसे होता है? तो ये योजक चिन्ह होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 61 होगा। क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा गया है आपसे पत्थर का पर्यायवाची नहीं है कौन सा, उसको चूज करना है आपका। तो इसमें से कौन से पत्थर के पर्यायवाची हो जाएंगे? तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 61 में पाहन, पाषाण और उपल जो है ये पत्थर के पर्यायवाची हैं, जबकि उरग जो है ये किसका पर्यायवाची है? तो ये सर्प के पर्यायवाची है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 62 में कहा गया है कि इस प्रश्न के पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 की संख्या में दी गई है। इनके बीच में आने वाले अंश को 4 भागों में बांटकर यारा लावा की संख्या दी गई है। ये चारों भाग उचित क्रम में यानी कि क्रम से लगाना है। ठीक है, इन चारों भागों में दिए गए विकल्पों में से उचित क्रम में लगाएं ताकि एक सही वाक्य का निर्माण हो सके। तो देखिए पहला और ये नंबर यानी कि पहले नंबर और अंतिम नंबर ये तो कन्फर्म है कि कहाँ होंगे, बाकी या रा लावा जो है इनको क्रम से आपको लगाना है। तो क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है, वाक्य को पूरा पढ़ेंगे, अर्थ अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन है। को धोखा दे सकते हैं आप खुद को, ये नहीं बैठ रहा तो आप इसके बाद रा बैठा के देखते हैं। तो आप सबको धोखा दे सकते हैं, ठीक है, धोखा दे सकते हैं, पर किसको नहीं दे सकते? पर खुद को नहीं दे सकते। ठीक है, यानी कि रा हो जाएगा, वाह हो जाएगा, या हो जाएगा, रा हो जाएगा, वाह हो जाएगा, ला हो जाएगा,
रा वा ला, ये यानी कि विकल्प इसका डी हो जाएगा। अब इसको पढ़ के देखते हैं कि क्या सही अर्थ इसको मिल रहा है। तो सर्वप्रथम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? तो सर्वप्रथम हम देखेंगे पहला नंबर, आप सबको धोखा दे सकते हैं। उसके बाद रा पढ़ेंगे, आप सबको धोखा दे सकते हैं पर खुद को नहीं दे सकते, आप खुद को धोखा दे सकते हो पर वक्त को नहीं दे सकते। तो ये आपका पूरा अर्थ बैठ गया, यानी कि इसका क्या हो जाएगा? तो इसका डी सही हो जाएगा 62 नंबर का। नेक्स्ट हम देखेंगे 63 नंबर क्वेश्चन। 63 नंबर क्वेश्चन में आपका है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कौन सा है, उसका चयन करना है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 63। तो क्षण भर है, निसंदेह है, अन्यत्र है, अत्यंत है। तो इसमें अत्यंत जो है वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण अव्यय है। तो इसमें अत्यंत जो है वो परिणामवाचक क्रिया विशेषण होगा। सर्वप्रथम आप देखेंगे क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो क्रिया विशेषण मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। परिमाणवाचक में कौन कौन से क्रिया विशेषण होते हैं? तो जैसे बहुत, अत्यंत, थोड़ा, किंचित, तिल तिल या आदि जो होते हैं, ये सारे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन होगा, निर्देश दिया हुआ प्रश्न संख्या 64 से 68 तक, यानी कि अगला 5 प्रश्न जो है वो गद्यांश को पढ़कर उसका उत्तर देना है। इस गद्यांश को पढ़ना हो और आने वाले अगले 5 प्रश्न 64 से 68 तक का उत्तर देना है। चलिए इस गद्यांश को पूरा पढ़ते हैं हम, ठीक है। प्राचीन समय में भारत विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। देश विदेश के विद्यार्थी यहाँ शिक्षा प्राप्त करने आते थे। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत विद्यार्थी को पुस्तकीय ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने के साथ साथ उसे शारीरिक शिक्षा भी प्रदान की जाती थी। उसे युद्ध कौशल भी सिखाया जाता था। इस प्रकार प्राचीन शिक्षण संस्थाएं या आश्रम विद्यार्थी के चौमुखी विकास पर ध्यान देते थे। आज स्थिति भिन्न है, आज की स्थिति जो है वो भिन्न है। वर्तमान दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली सिर्फ डिग्रीधारी बेरोजगारों की भीड़ उत्पन्न कर रही है। आज के अधिकांश युवा शिक्षा प्राप्त करके भी स्वावलंबी नहीं बन पाते। उनके हृदय में देश और समाज के प्रति किसी भी प्रकार की कर्तव्य बोध उत्पन्न नहीं होता है। वे अपने प्राचीन परंपराओं का सम्मान नहीं करते। वर्तमान शिक्षा प्रणाली युवाओं में राष्ट्र गौरव की भावना उत्पन्न करने में असफल रही है। समय समय पर भारत के नीति निर्माताओं ने शिक्षा को बहुआयामी बनाने के अनेक प्रयास किए। नई शिक्षा नीति ने विद्यार्थियों के नैतिक, मानसिक और शारीरिक विकास पर बल देने का प्रयास किया जा रहा है। अब नवीन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत विद्यार्थी को जाति, धर्म, भाषा के दायरे से ऊपर उठकर राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है ताकि शिक्षित लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके। ठीक है, ये आपका गद्यांश था। अब आने वाला अगला 5 क्वेश्चन इसी गद्यांश से हम उसका उत्तर खोज के देंगे। पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, प्राचीन समय में भारत विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, प्राचीन समय में विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र कौन था? तो ये आपका भारत हो जाएगा गद्यांश के अनुसार। ठीक है, तो 64 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 65 हम देखेंगे, प्राचीन शिक्षण संस्थाएं ध्यान देती थी, किस पे ध्यान देती थी? तो विद्यार्थी के व्यवहारिक विकास पर, विद्यार्थी के स्वास्थ्य पर, विद्यार्थी के चौमुखी विकास पर और पुस्तकीय विकास पे। तो प्राचीन समय में शिक्षण संस्थाएं किस पे ध्यान देती थी? तो विद्यार्थी के चौमुखी विकास पर, यानी कि इसका विकल्प क्या हो जाएगा? तो इसका विकल्प आपका सी हो जाएगा। ध्यान रखेंगे कौन सा विकल्प हो जाएगा? तो इसका विकल्प आपका सी सही हो जाएगा 65 का। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 66 है, नवीन शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थी को प्रेरित किया जाता है किसमें? नवीन शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थी को किसमें प्रेरित किया जाता है? तो राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे, नवीन शिक्षा प्रणाली में व्यवहारिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है। क्यों बल दिया जा रहा है? नवीन शिक्षा प्रणाली में व्यवहारिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है ताकि क्या हो सके? ताकि विद्यार्थियों को नैतिक, शारीरिक, मानसिक विकास हो सके। ये आपके नवीन शिक्षा की प्रणाली। 68 नंबर क्वेश्चन है, पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय बताइए। पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय की पहचान करना है, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ? 68 हो जाएगा। तो 68 में ये प्रत्यय जो है, पुस्तक प्लस ये पुस्तकीय बना है, तो इसमें ये प्रत्यय है, यानी कि सी विकल्प हो जाएगा। तो
तो ये आपने देखा क्वेश्चन नंबर 64 से 68 तक जो गद्यांश पे आधारित था। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 में है वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन करना है। यदि कोई वाक्य त्रुटि ना हो तो विकल्प डी को आपको चयन करना है। अनेक अध्यापकों, ठीक है, ए में है। बी में हो जाएगा शिक्षाविदों तथा भाषा शास्त्रियों। सी का हो जाएगा सहयोग मिला है। तो 69 है। 69 में कौन सा आपका इसमें त्रुटिपूर्ण है? तो इसका हो जाएगा अनेक अध्यापकों की जगह पे क्या होना चाहिए? अनेक अध्यापक हो जाएगा। अनेक भी क्या हो जाएगा, ठीक है, और अध्यापकों भी दोनों क्या हो जाएगा? तो बहुवचन दोनों हो जाएगा, और दोनों बहुवचन नहीं होगा, ठीक है, या तो अध्यापकों हो जाएगा या तो अनेक अध्यापक हो जाएगा। तो ए इसमें गलत है। शिक्षाविदों तथा भाषा शास्त्रियों ये सही है, का सहयोग मिला है ये भी सही है। तो इसमें विकल्प ए जो है वो त्रुटिपूर्ण यानी कि सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है? तो 70 नंबर क्वेश्चन यानी कि 70 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? तो कायाकल्प प्रेमचंद की पुस्तक है, रंगभूमि प्रेमचंद की है, कर्मभूमि प्रेमचंद की है, जबकि ध्रुव स्वामिनी जो है वो किसकी है? तो ये जयशंकर प्रसाद की है, प्रेमचंद्र की रचना नहीं है। ध्रुव स्वामिनी किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद की है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 71 हो जाएगा। 71 में बात की गई है निम्नलिखित में से कौन सा अष्टछाप का कवि है? निम्नलिखित में से कौन सा अष्टछाप का कवि है? तो वो आपका सूरदास हो जाएंगे। सूरदास किसके कवि थे? तो अष्टभक्तिकालीन कवियों के थे, ठीक है। अष्टछाप अष्टभक्तिकालीन कवियों का समूह था और उसमें कौन शामिल थे? तो उसमें सूरदास शामिल थे। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 72। वह बहुत मधुर गाता है, इसमें प्राविशेषण शब्द का चयन करना है। तो प्राविशेषण क्या होता है सर्वप्रथम उसको देखेंगे, ठीक है। तो 72 का क्या हो जाएगा? तो बहुत मधुर गाता है। तो प्राविशेषण क्या होता है? जो शब्द विशेषण की विशेषता बताए उसे प्राविशेषण कहते हैं। तो मधुर शब्द इसमें विशेषण है और मधुर की विशेषता कौन बता रहा है? तो बहुत, बहुत मधुर। तो ये आपका प्राविशेषण हो जाएगा, यानी कि आपका इसमें बी सही हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन। 73 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? क्वेश्चन नंबर 73, ठीक है, कुछ कवियों के नाम दिए हैं और उसमें से कौन है जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? वो आपका हो जाएगा कौन? तो नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इसमें आपका 73 का आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका हो जाएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 74। तो ये किस भाषा के लिए दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो ये आपका हो जाएगा संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाएं, ठीक है, संविधान की 8वीं अनुसूची में जितनी भी भाषाएं शामिल हैं उन सभी भाषाओं के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 74 हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका है 75। जिस छंद में 4 चरण, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं उसे क्या कहते हैं? 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, उस छंद को क्या कहते हैं? तो 74 में उसको क्या कहते हैं? तो उसको चौपाई के नाम से जाना जाता है। चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 16-16 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में, और इसके कितने चरण होते हैं? तो इसके 4 चरण होते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया हिंदी के महत्वपूर्ण 37 क्वेश्चन। इसमें से अधिकतम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम से लिए गए हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही चैनल पे आपको और सारे वीडियो पुलिस के लिए मिल जाएंगे, और करंट के वीडियो जल्द ही इस पर पढ़ेंगे, ठीक है। करंट अफेयर्स के लगभग 500 से 1000 क्वेश्चन जनवरी से लेके जुलाई तक का आपको पूरी सीरीज मिल जाएगी। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट होंगे उनका मिल जाएगा। चलते हैं, धन्यवाद।